हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे 6th चैप्टर। हमारा सब्जेक्ट बीए है और हम पढ़ रहे थे इसका 6th चैप्टर मार्गदर्शन। अब मार्गदर्शन में आज हम पढ़ेंगे सूचना संचार की पद्धति। अब देखिए इसमें कौन कौन सी होती है, ये हम पढ़ भी चुके हैं। वैसे तो मौखिक, लिखित, दृश्य, श्राव्य और मौन। मौखिक में क्या था, बातचीत, वार्तालाप, संवाद, गोष्ठी, भाषण, समूह चर्चा आदि, यानी जो मुंह के द्वारा यानी आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। लिखित, समाचार पत्र, लघु पुस्तिका, सार्वजनिक समाचार पत्र, लेखन, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई ईमेल आदि। जो ये सारी पद्धति, ये सूचना संचार कौन सी होती है, लिखित वाली। दृश्य जो हमें दिखाई देती है, जैसे नक्शा, चित्र, आकृति, आलेख, रंग, प्रतीक, चिन्ह आदि, ये हमारी कौन सी होती है, दृश्य वाली। फिर श्राव्य जो हम खाली सुन ही सकते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीफोन, टेलीकॉन्फ्रेंस और आदि। अब दृश्य और श्राव्य जो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, चलचित्र, टेलीविज़न, इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो और कैसेट आदि। और लास्ट में है मौन, जो जैसे अपने 1 बजे के समाचार भी आते हैं मूक बधिरों के लिए, जो बोल नहीं सकते उनके लिए। तो मूक सहमति यानी जो मुख से चुप रह करके एक्सप्रेशन के द्वारा जो समझाई जाती है। ये हमारी सूचना संचार पद्धतियाँ। अब आज इसके बाद अब हम पढ़ेंगे औपचारिक और अनौपचारिक सूचना संचार क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक सूचना संचार के बारे में। जो सूचना संचार व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी अब व्यवसाय मतलब उद्देश्य क्या है हमारा, व्यवस्था का के इकाई को प्राप्त करना है। अब ऐसी सूचना संचार व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने, जिसके द्वारा कि व्यवसाय के जो भी उद्देश्य है उसको किस प्रकार से प्राप्त करना है, उसके लिए नीति नियम पर आधारित हो, उसे औपचारिक सूचना संचार कहते हैं। इस सूचना संचार की व्यवस्था में उच्च और उसके कर्मचारी सीधे रूप से जुड़े हुए होते हैं। उच्च वर्ग जो 3 वर्ग थे, उसके ऊपर वाला सबसे मेन हेड वाला अधिकारी, यानी उच्च और उसके कर्मचारी, जो उच्च अधिकारी है वो, और जो उसके अंदर काम करने वाले हैं वो सीधे ही जुड़े हुए होते हैं। उसका उद्देश्य नियंत्रण और संकलन का होता है। नियंत्रण यानी कोई भी सही काम नहीं हो रहा तो उस पर नियंत्रण करना है और सभी को संकलन के साथ रहना है। इस प्रकार का सूचना संचार अधिकतर लिखित रूप में होता है। ये जो औपचारिक रूप होता है ना, वो लिखित रूप में होता है। औपचारिक सूचना संचार समझने में सरल और स्पष्ट भी होता है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। इससे सूचना कौन किसको भेजेगा पहले से ही निश्चित कर ली जाती है। सूचना संचार किस स्वरूप में भेजी जाएगी यह भी निश्चित कर लिया जाता है। निम्नलिखित उदाहरण से इसकी अधिक स्पष्टता हो सकती है। पहला, इसमें अनियमित और पूर्व मंजूरी के बिना अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को चेतावनी के स्वरूप में दी जाने वाली नोटिस, यानी जो समय पर नहीं आते या बिना परमिशन लिए छुट्टी ले लेते हैं या आते नहीं, अनुपस्थित रहते हैं, उन कर्मचारी को चेतावनी यानी समझाने के लिए ये नोटिस दिया जाता है, यानी आग्रह कराया जाता है। दूसरा, इसमें कर्मचारी की पदोन्नति या स्थानांतरण के समय उसके उच्च स्तर द्वारा जाने वाला लिखित पत्र। कर्मचारी की पदोन्नति या स्थानांतरण, अगर कर्मचारी की पदोन्नति कर रहे हैं यानी उस पार्ट से ऊपर वाले पद पर भेज रहे हैं या फिर उस एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजते हैं, तब भी ये उसके समय भी यह लिखित पत्र दिया जाता है। अब है इसके लक्षण। सबसे पहला, इसमें इस सूचना संचार की व्यवस्था उच्च अधिकारी और उसके कर्मचारियों के साथ औपचारिक रूप से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वो सीधा डायरेक्शन, सीधी उच्च अधिकारी, उच्च और अधिकारी होते हैं तो उनमें सीधा ही यह व्यवस्था होती है। दूसरा है, उद्देश्य स्पष्ट रूप से नियंत्रण और संकलन होता है। जो भी व्यवसायिक इकाई का जो उद्देश्य है उस पर नियंत्रण भी होता है और वो संकलन के साथ में काम करने वाला होता है। तीसरा है, औपचारिक सूचना संचार ज़्यादातर लिखित रूप में ही होता है। जो भी औपचारिक सूचना संचार होता है वो सरल भी होता है, स्पष्ट भी होता है और लिखा हुआ होता है। चौथा है, सूचना संचार को व्यवस्थापन के एक नीति के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि बिना नीति नियम के अनुसार काम करना व्यर्थ होता है, इसीलिए इसे एक नीति के रूप में, यानी किस तरीके से काम करना उसके रूप में इसे निश्चित किया है। पांचवा, व्यवस्था तंत्र के ढांचे पर यह आधारित होता है, यानी इसकी व्यवस्था पहले से ही बनाई हुई होती है। 6 पॉइंट है, औपचारिक व्यवस्था तंत्र व्यवसाय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। औपचारिक व्यवस्था तंत्र होता है किस लिए, कि जो भी व्यवसाय में उद्देश्य प्राप्त करने हैं उसके लिए ही यह बनाया जाता है।
सातवां पॉइंट है, समझने में सरल और स्पष्ट होता है। इसको आसानी से समझा जा सकता है और इसकी भाषा स्पष्ट होती है। ये तो था हमारा औपचारिक सूचना संचार। अब है हमारा अनौपचारिक सूचना संचार। जो सूचना संचार व्यवस्था तंत्र में कार्यरत कर्मचारी के मध्य मानवीय संबंधों और मित्रता पर आधारित है, उसे अनौपचारिक सूचना संचार कहते थे। उसमें तो क्या था कि उच्च स्तर के और उसके अंतर्गत जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे सीधा संबंध होता था। लेकिन इसमें क्या है कि सूचना संचार व्यवस्था तंत्र में कार्यरत कर्मचारी के मध्य, यानी जो भी व्यवस्था तंत्र सूचना संचार मध्य व्यवस्था तंत्र में जो भी काम करता है वो कर्मचारी, उनके मध्य मानवीय संबंध और मित्रता है, यानी अच्छे से उन दोनों में संबंध और मित्रता होती है। यह सूचना संचार अधिक परिवर्तनशील और सरल होता है। यह बहुत ज़्यादा बदला हुआ होता है और आसान होता है। इसमें नियंत्रण और आदेश की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि इसमें सीधी मित्रता जैसी भावना होती है, तो वो उसके अनुसार ही काम करते हैं। यह मौखिक बातचीत या सांकेतिक भाषा में समझाया जाता है। औपचारिक में तो लिखित होती है, इसमें अनौपचारिक में मौखिक या फिर सांकेतिक यानी इशारों के द्वारा भी समझाया जा सकता है। यह मौखिक बातचीत या सांकेतिक भाषा से समझाया जाता है। अनौपचारिक सूचना संचार व्यवस्था तंत्र को अधिक संकलित और विश्वसनीयता प्रदान करता है, जिसके कारण क्या होता है और अधिक विश्वास पैदा होता है। उदाहरण के रूप में कारखाना और मैनेजर श्रमिक को काम करने की सूचना दे। सेल्स मैनेजर सेल्स काउंटर के पास से गुजरते हुए सेल्स प्रेजेंटेशन की जानकारी या सूचना सेल्समैन को दे। अब इसके लक्षण। अनौपचारिक सूचना संचार मानव संबंधों पर आधारित होता है। इसके द्वारा जो भी मानव के संबंध है वो निश्चित होते हैं, क्योंकि उनमें एक विश्वास की भावना होती है। दूसरा है, नियंत्रण और आदेश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मानवीय जो संबंध होते हैं उनका सीधा आधारित अनौपचारिक से के मध्य संपर्क होता है। तीसरा, मौखिक या सांकेतिक भाषा से समझा जाता है। इसको जबानी भाषा यानी सामने फेस टू फेस या फिर इशारों के द्वारा भी समझाया जाता है। चौथा पॉइंट है, मानवीय संबंधों या मित्रता पर आधारित होता है। ये जो मानव के जो संबंध है उनको इस प्रकार से आधारित होता है कि आपस में मित्रता की भावना बनी रहती है। पांचवा पॉइंट है, परिवर्तनशील और सरल होता है। इसको आसानी से बदला जा सकता है क्योंकि ये सरल होता है। छठा पॉइंट है, इस सूचना संचार में विधि का कोई भी महत्व नहीं है। इसमें नीति नियम कुछ भी नहीं होते। सातवां पॉइंट है, व्यवस्था तंत्र और अधिक संकलन और अधिक विश्वसनीयता प्रदान करता है। इसके द्वारा क्या होता है, अधिक जो व्यवस्था तंत्र में अधिक और जुड़े हुए रहते हैं सब लोग, और विश्वास की भावना भी पैदा होती है, बनी हुई रहती है। आठवां, अनौपचारिक सूचना संचार औपचारिक सूचना संचार का विकल्प नहीं है बल्कि पूरक है। यानी ये अनौपचारिक सूचना संचार ऐसा नहीं है कि उसकी जगह इसे काम ले लिया जाएगा, बल्कि ये उसका पूरक होता है। अनौपचारिक और औपचारिक सूचना संचार के मध्य अंतर। पहला, इसमें अर्थ की दृष्टि से औपचारिक सूचना संचार उसे कहते हैं जो सूचना संचार व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था तंत्र के नीति नियम पर आधारित हो, उसे औपचारिक सूचना संचार कहते हैं। इसमें व्यवस्था तंत्र के जो भी नीति नियम लागू होते हैं उसके अनुसार काम करना पड़ता है। अनौपचारिक में जो सूचना व्यवस्था तंत्र कर्मचारी के मध्य मानवीय संबंध, जो वहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी है उनके मध्य आपसी संबंध और मित्रता उसके ऊपर आधारित होता है, जिसे अनौपचारिक सूचना संचार कहते हैं। दूसरा, उद्देश्य की दृष्टि से औपचारिक सूचना संचार का उद्देश्य नियंत्रण और संकलन का होता है, यानी जो भी व्यवस्था तंत्र में जो काम हो रहा है उसके ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल नियंत्रण करके उसे अच्छा बनाया जाए। जबकि अनौपचारिक में क्या होता है, अनौपचारिक सूचना संचार का उद्देश्य व्यवस्था तंत्र को संकलन करना है। इसमें उद्देश्य को करना रहता है, लेकिन इसमें व्यवस्था तंत्र के संकलन को और अधिक विश्वसनीयता प्रदान की जाती है। तीसरा पॉइंट है, आधार। औपचारिक सूचना संचार के अंतर्गत दो व्यक्ति व्यवस्था तंत्र के नीति नियम के कारण सूचना का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि वो लिखित होती है तो दो व्यक्ति का होना उसमें एक देता और दूसरा लेता है। जबकि अनौपचारिक सूचना संचार में दो व्यक्ति निजी संबंध मित्रता के कारण सूचना का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि इसमें मानवीय मित्रता का भार होता है। फोर्थ पॉइंट है, नियंत्रण निरीक्षण। नियंत्रण और निरीक्षण की आवश्यकता औपचारिक सूचना संचार में नहीं होती। औपचारिक सूचना संचार में नियंत्रण निरीक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि अनौपचारिक में नियंत्रण और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती।
5वां पॉइंट है, औपचारिक सूचना संचार व्यवस्था बहुत ही कम बदलाव में होता है और इसमें अधिक परिवर्तनशील होता है। अनौपचारिक सूचना संचार अधिक परिवर्तनशील होता है। 6 पॉइंट है, समय। अनौपचारिक सूचना संचार कार्यस्थल पर और समय पर ही होता है, जबकि अनौपचारिक सूचना संचार किसी भी स्थान, कार्य, समय के अतिरिक्त भी हो सकता है। अब 7वां पॉइंट है, पूर्व जानकारी। औपचारिक सूचना संचार में सूचना भेजने वाला और सूचना प्राप्तकर्ता कौन है तो उसी प्रकार का स्वरूप पूर्व निश्चित होता है, जबकि अनौपचारिक में सूचना का स्वरूप उसी प्रकार विधि पूर्व निश्चित नहीं होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार ये उत्पन्न होते हैं। अभी हमने पढ़ा औपचारिक सूचना संचार और अनौपचारिक सूचना संचार के मध्य अंतर। अब है प्रभावशाली सूचना संचार के अवरोध, यानी जो प्रभावशाली सूचना संचार है उसमें क्या क्या रुकावट आती है। सूचना संचार की कार्यक्षमता उसके साथ जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी को बुद्धि, शक्ति और निष्ठा पर आधारित होती है, यानी जो भी अधिकारी हैं उसके अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी जो बुद्धिमत्ता है यानी किस प्रकार से काम किया जाएगा उसके ऊपर आधारित होती है। परंतु सूचना मानवीय प्रवृत्ति होने से मानवीय मर्यादा जैसे भावना, भूलें, अनुमान, नासमझी, अविश्वास, बेआदि सूचना संचार के समय रुकावट पैदा करते हैं। ऐसे अवरोध निम्न है। पहला है इसमें स्पष्ट आयोजन का अभाव। पहले से कोई भी जो आयोजन बनाया जाता है वो एकदम से स्पष्ट नहीं हो जाता, उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो सूचना प्रेषण से पूर्व कौन सी सूचना किस क्रम में भेजनी इसका आयोजन न किया जाए तो सूचना प्रेषण करता योग्य, स्पष्ट, अस्पष्ट और अपूर्ण जानकारी देता है। अगर कोई भी सूचना, कोई भी जैसे हम कल आयोजन कर रहे हैं तो वो क्या करना है, अगर उसके आज जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी तो कल का पता नहीं चलेगा, आएंगे उसके बाद में वो समय भी ज़्यादा लगेगा, अयोग्य भी होगा, अस्पष्ट भी होगा, यानी ये सारी उसमें रुकावटें पैदा होगी क्योंकि वो सही रूप से और सही समय पर पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। दूसरा, भाषा अंतर की गलतियाँ। मध्य स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति उच्च अधिकारी से संदेश प्राप्त करते हैं, यानी मध्य स्तर के व्यक्तियों को जो अधिकार जो संदेश देते हैं वो उच्च स्तर के अधिकारियों के द्वारा उन्हें प्राप्त होता है। ऐसे संदेश मातृभाषा में नहीं भी होते, जरूरी नहीं है ये भाषा मातृ ही हो। इन सूचनाओं का अर्थघटन करके सूचना निम्न स्तर की ओर प्रेषित की जाती है। अब इन सूचनाएं जो उच्च स्तर को मध्य स्तर ने दिया, मध्य स्तर किसको देता है, निम्न स्तर के कर्मचारियों को। तो वो जब उसको देख करके उसका अर्थघटन करके यानी जो भी उन्होंने लिखा है वो ऐसे जैसे बिना पढ़े बिना समझे उनको निम्न स्तर की ओर दे देता है, तब भाषांतर की गलतियाँ होने की संभावना रहती है। उससे क्या होता है, अगर वो पढ़ करके देगा तो गलतियों की संभावना नहीं होगी, लेकिन वो अगर ऐसे अर्थघटन करे बिना ही दे देते हैं तो उसकी संभावना ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है अस्पष्ट संदेश। सूचना संचार के विविध माध्यमों के उपयोग में कई बार महत्वपूर्ण बात अस्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। शब्दों और वाक्यों की अनुपयुक्त रचना होती है, संदेशों में एक सूत्रता नहीं होती है, परिणाम स्वरूप ऐसे संदेश सूचना प्राप्तकर्ता को अर्थ स्पष्ट करने में निष्फल भी हो जाते हैं और सूचना संचार रुक जाता है। यानी जो संदेश दिया जाता है वो स्पष्ट रूप से देना चाहिए, अस्पष्ट देने से क्या होता है, सभी में एकता नहीं बनती है, सभी उनको अलग अलग संदेश समझते हैं तो वो अनुपयुक्त शब्दों की रचना हो जाती है और उनको अर्थ को समझने में भी सफलता प्राप्त नहीं होती, जिससे क्या होता है कि जो सूचना दी गई है उसमें काफ़ी सारी या तो खामियां निकल आती है या फिर उसमें रुकावटें आती है। चौथा पॉइंट है अस्पष्ट अनुमान। बहुत से संदेशों का आधार अनुमान और पूर्व धारणाएं होती है, या जो भी संदेश दिए जाते हैं वो अनुमान के आधार पर दिए जाते हैं या फिर पहले से ही कई धारणाएं बना ली जाती कि ऐसा होगा ऐसा होगा, वो नहीं, वो बात की बात है, लेकिन अपने आप में एक स्पष्ट अनुमान नहीं होता क्योंकि परफेक्ट उनके पास कोई भी योजना नहीं होती। इन अनुमानों और पूर्व धारणाओं को स्पष्ट किए बिना संदेश पेश किया जाए या प्राप्त किया जाए तब संदेशों का अर्थ और महत्व परिवर्तित हो जाने की संभावनाएं भी होती है। पांचवा पॉइंट है योग्यता समय का अभाव। योग्य समय का अभाव। कई बार सूचना के आधार पर निर्णय लेना होता है, यानी जो सूचना दी गई है उसके ऊपर उसी वक्त निर्णय लेना पड़ता है। और सूचना प्राप्त होने के से उसका अमल करना
आवश्यक है। सूचना यदि समय पर न प्राप्त हो वह अर्थहीन हो जाती है। और सूचना संचार की प्रभावकता जो होती है वो भी कम हो जाती है। योग्य समय का यानी समय इतना नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि जो समय होता है जिस वक्त, उसी वक्त वो निर्णय ले लेते हैं। अब वो निर्णय सही हो या नहीं हो, अब उस जो सूचना प्राप्त होने के बाद उसको अमल भी करना होता है। अब मान लीजिए समय सही से प्राप्त न हुआ तो वो जो अमल करना है वो उसका अर्थ गलत भी हो सकता है और सूचना संचार की उससे प्रभावता घट जाती है, यानी जो प्रभावता आने वाली थी, प्रभाव पड़ने वाला था, वो भी खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। 6 पॉइंट है सूचनाओं का अति बोझ। विशाल इकाइयों में सूचनाओं का लगातार और अविराम आदान प्रदान होता है, यानी लगातार जो भी सूचनाएं लगातार चलती रहती है बिना रुके और आगे की ओर बढ़ती रहती है, यानी एक दूसरे को देते रहते हैं सूचनाएं। यह आदान प्रदान किसी एक कर्मचारी के द्वारा प्राप्त करना या फोन करना हो तो कर्मचारी सूचना की सावधानी बनाए रखने के स्थान पर कार्य बोझ को कम करने को प्रधानता देता है। अगर किसी एक व्यक्ति को काम दे दिया जाता है सूचना का, तो वो क्या करता है, उसको एक काम का बोझ समझता है और बोझ के समझने के कारण वो क्या है, उस पर ध्यान नहीं लगाता और काम उसको आफत समझ के, बोझ समझ के उसको काम कर देता है। ऐसी परिस्थिति में सूचना समय पर योग्य स्थान पर न पहुंचे तो सूचना संचार का उद्देश्य असफल हो जाता है। अब एक व्यक्ति को काम दिया तो उसको जब बोर लगता है, भार लगता है, तो वो सही समय पर ना तो वो काम करता है, ना ही वो तरीके से काम करता है। तो उससे क्या होता है, जो सूचना संचार किस उद्देश्य से दी गई है वो भी निष्फल हो जाती है। 7वां पॉइंट है संदेशों की उपेक्षा। कई बार उच्च संचालक या निम्न वर्ग के कर्मचारी संदेशों के प्रति असावधान लापरवाही रहते हैं। यहाँ भी जो भी उन्हें संदेश दिए गए थे उनके लिए वो या तो लापरवाही करते हैं या फिर असावधानी बरतते हैं, जिससे क्या होता है, कंपनी को सत्य की जानकारी से दूर रखा जाता है, यानी कंपनी को सत्य के बारे में पता ही नहीं चलता कि कंपनी में चल क्या रहा है। ऐसी सूचना संदेश सुनने में असावधानी करने से सूचना संचार में रुकावटें पैदा होती है। जब वो सही से जानकारी कंपनी को नहीं मिल पाती है तो जो सूचना दी हुई होती है उसमें भी रुकावटें पैदा होती है। 8वां पॉइंट है अयोग्य माध्यम का चुनाव। सूचना प्रेषण और प्राप्त करने के लिए कुछ माध्यमों का चुनाव किया जाना है, परंतु इन माध्यमों का चुनाव योग्य अनुकूल न हुआ हो तो सूचना संचार में रुकावटें पैदा होती है। जब इसमें सूचना प्रेषण प्राप्त करने के कुछ माध्यमों का चुनाव किया जाता है, यानी किस प्रकार से उद्देश्य प्राप्त करने हैं उनका कुछ माध्यम चुना जाता है, पर इन माध्यमों में योग और अनुकूलता के द्वारा नहीं किया गया तो ये सूचना संचार में रुकावटें पैदा करते हैं। अब है अविश्वास और भय। जब व्यवस्था तंत्र में अविश्वास और भय का वातावरण हो, यानी व्यवस्था में एक दूसरे पे जब विश्वास ही नहीं कर रहे, डरते हैं, तो वहाँ प्रत्येक संदेश को संदेह की, यानी जो भी संदेश दिया जा रहा है उसको सब शक की नज़र से ही देखते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें विश्वास ही नहीं है, डर लगा रहता है। यदि सत्य सूचना अधिकारी को दी जाएगी तो दंड या सजा होगी, और उनको डर किस चीज़ का लगा रहता है, अगर हम सही बात जाकर के अधिकारी को दे देते हैं तो वो हमें दंड भी दे सकता है या फिर सजा भी दे सकता है, और ये इनमें और इस भय से जानबूझकर सूचना में परिवर्तन किया जाता है, यानी जो सही सूचना होती है वो जानबूझकर नहीं दी जाती, सिर्फ एक डर के कारण। भूतकाल में सत्य सूचना दी हो तो उसके बुरे परिणाम सजा के रूप में भुगतते हों, ऐसे अनुभवों को ध्यान में ले जाकर सत्य सूचना छुपाई जाती है, यानी आने वाले समय के बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि अगर सही बात बताई तो हो सकता है वो हमें सजा दे। अब है अवरोध दूर करने के उपाय। जो सूचना संचार में जो अवरोध आते हैं उन्हें दूर किस प्रकार से किया जाता है, उनके प्रकार भिन्न भिन्न उपाय हैं। पहला है सूचना अवरुद्ध न हो, यानी सूचना जो भी दी गई रुके न, इस प्रकार से व्यवस्था तंत्र के ढांचे के अनुरूप सूचना तंत्र की रचना की जाए, यानी जो भी सूचना दी गई है वो किसी भी प्रकार से रुकनी नहीं चाहिए। दूसरा है सूचना देने वाले जो सूचना दे वह स्पष्ट होनी चाहिए, जो भी बात कहनी है वो एकदम से साफ कह देनी चाहिए। जिसने सूचना प्राप्त करता अच्छे से, जिसे भी सूचना देनी हो स्पष्ट देंगे तो जो इसे प्राप्त करनी है वो भी अच्छी तरह से उस सूचना को समझ पाएगा।
तीसरा पॉइंट है सूचना संचार के अलग अलग माध्यमों की प्रभावता अलग अलग होने से सूचना संचार के संदर्भ में उचित माध्यम का चुनाव होगा। जो सूचना संचार है उसके माध्यम भी अलग अलग होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जो दूसरों पर प्रभाव डाल सके, जिससे क्या होगा कि सूचना संचार में जो उचित माध्यम जो चुना जाएगा वो भी अच्छा होगा। फोर्थ पॉइंट है सूचना संचार द्विमार्गी प्रक्रिया होने से सूचना का प्रवाह दोनों दिशा में सरलता से आगे बढ़े ऐसी होनी चाहिए। एक लेने वाले जो सूचना दे रहा है वो और जिसको सूचना देनी है वो, यानी दो व्यक्ति जो भी द्विमार्गी होते हैं, ये प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि जो सरलता से हो, स्पष्ट हो या और आसानी से सबको समझ में आ जाए। फिफ्थ पॉइंट है सूचना संचार में दोनों पक्षों के मध्य परस्पर विश्वास सहयोग की भावना आनी चाहिए। अब जो दोनों पक्ष है, जो सूचना लेने वाला है, जो सूचना देने वाला है, इन दोनों में आपस में सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, यानी एक दूसरे की बात को समझने का भी होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना भी होनी आवश्यक है। 6 पॉइंट है सूचना पहुंचाने के विविध स्थानों के मध्य सूचना वहन रेखाएं शक्य हो उतनी लघु भी होनी चाहिए, यानी जितनी सही हो उतनी छोटी भी होनी चाहिए, जिससे सूचना का प्रवाह अवरुद्ध न हो। यानी जिससे क्या होगा, यानी छोटी होगी ना तो सूचना जल्दी से एक दूसरे को पहुंचाया जा सके, उसमें रुकावट नहीं होगी अथवा सूचना प्रसारण में देरी भी नहीं होगी। यानी जो भी सूचना पहुंचाई जाएगी उसमें देरी नहीं होगी, छोटी होगी, समझने में आसानी होगी, तो उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, जिससे क्या हो गया वो ना तो देरी से पहुंच पाएगी। 7वां पॉइंट है सूचना संचार व्यवस्था तेज होनी चाहिए, क्योंकि सूचना एक ऐसी चीज़ है जैसे किसी को कोई चीज़, जैसे अधिकारी को कोई नई बात पता चलती है, अब वो व्यवस्थापन के उद्देश्य के लिए की गई है, तो उन्हें वो जो सूचना है वो फिर जल्दी से ही यानी त्वरित माध्यम से कर्मचारियों तक पहुंचानी चाहिए, जिसका कि वो अनुसरण करे, यानी वो सूचना संचार का वो अमल करे। 8वां पॉइंट है सूचना संचार की प्रवृत्ति उद्देश्य लक्ष्य होनी है। जो भी कोई बात कहनी है वो किस माध्यम से, क्योंकि व्यवसाय के उद्देश्य के लिए ही होनी चाहिए। अब व्यवसाय के उद्देश्य के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही सूचना संचार की प्रवृत्ति होनी चाहिए। 9 पॉइंट है अनावश्यक सूचना का प्रसारण सूचना संचार के साधनों पर बोझ होता है। बिना वजह का प्रसारण, बिना वजह की बातें बताना सूचना संचार में ये एक साधनों पर बोझ होता है, यानी कि कोई भी इनको मानता नहीं है और समय की बर्बादी होती है। इसीलिए प्रमाण योग्य होना चाहिए, ऐसा प्रमाण होना चाहिए जो योग्य हो, यानी ऐसी सूचना तो होनी चाहिए जो काम के लिए और पूर्ण रूप से योग्य हो। 10वां पॉइंट है सूचना संचार व्यवस्था का समय समय पर मूल्यांकन भी होना चाहिए, यानी जो सूचना दी जाती है उस व्यवस्था का समय समय पर मूल्यांकन यानी जांच पड़ताल भी होनी आवश्यक है, जिससे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार सूचना संचार व्यवस्था और साधनों में परिवर्तन किया जाए। जिससे क्या अगर बार बार उसके मूल्यांकन किया जाएगा, बार बार देखा जाएगा, तो जो परिवर्तित जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उनके अनुसार सूचना संचार व्यवस्था और साधनों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। 11वां पॉइंट है सूचना संचार की समग्र प्रक्रिया के दौरान सूचना देने वाले का निजी हित या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो भी सूचना दे रहा है तो उसका है ना निजी खुद का पर्सनल फ़ायदा नहीं होना चाहिए कि वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए सूचना देना चाहिए, बल्कि उसे क्या करना है, अपनी कंपनी के जो व्यवसाय सूचना संचार व्यवस्था के अनुसार व्यवसाय इकाई के जो भी उनका उद्देश्य है उनके ही हित में और निस्वार्थ रूप से काम करना चाहिए, सूचना देनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप सूचना देने वाला कुछ जानकारी छुपाए या जानबूझकर अपूर्णतया विकृत रूप में दे। अगर मान लीजिए सूचना देने वाला जो व्यक्ति है जानबूझकर कोई सूचना छुपा लेता है या पूरी नहीं देता है या उसको बदल देता है, तो यही एक गलत तरीका है, जिसके माध्यम से क्या होगा कि जो भी सूचना जिसके पास पहुंचेगी वो एकदम से गलत होगी और उसके अर्थ का अनर्थ निकलेगा। तो ये भी हमने पढ़े। मेन इसमें आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये सूचना संचार की पद्धतियाँ पढ़ी, औपचारिक और अनौपचारिक, फिर इनके अंतर पढ़े। औपचारिक में क्या होता है, सरल होती है, लिखित होती है और इस पर नियंत्रण और संकलन होता है, ये हमने पढ़े। इसको आदान प्रदान नीति नियम के अनुसार किया जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है। यह परिवर्तनशील मतलब बहुत कम परिवर्तनशील होती है, स्थल और कोई से भी स्थल और समय पर होता है। ये तो था औपचारिक। अनौपचारिक में क्या है, ज़्यादातर ये मानवीय संबंध मित्रता पर आधारित होती है।
और इसमें विश्वसनीयता प्रदान होती है, दो व्यक्ति के आदान प्रदान की क्रिया होती है, मित्रता के कारण होती है, निरीक्षण और नियंत्रण की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, ये सूचना संचार अधिक बदलाव वाली होती है और कोई से भी संचार किसी भी स्थान, कार्य, समय के तरीके उनके अलावा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है उसी जगह हो। और ये लास्ट वाला है, समय परिस्थिति के अनुसार भी ये उत्पन्न होती है। और आज का इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है और जब आपका SA1 जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता है। तो अब इसके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उन पर टिक लगा लो। इसमें पहला तो करना ही है, इसमें करना है दूसरा, तीसरा और पांचवा, 2, 3 एंड 5। ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है और ये सभी बच्चों को करके लाना है। तो आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 2 तारीख से एग्ज़ाम आ ही रहे हैं, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करने हैं, ऐसा नहीं बीच बीच में छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ आंसर शीट पे, नोटबुक पे होना चाहिए। तो हमने इनमें 6 लेसन पढ़े, अगर 6 के चैप्टर 6, अगर चैप्टर 6 में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।